गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको बताऊंगा गैस्टेशन के बारे में, गर्भकाल के बारे में। प्रेगनेंसी के पीरियड को ही गर्भकाल कहते हैं। यह फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर नवजात के जन्म तक खत्म होता है। फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर नवजात तक के खत्म होता है। अलग अलग स्पीशीज के एनिमल में गर्भकाल समय अलग अलग होता है। यदि गाय में यदि भ्रूण मेल हो तो फीमेल भ्रूण होने की तुलना में गर्भकाल थोड़ा अधिक होता है। यदि गायों में एक साथ दो बच्चे यानी दो टीन्स होते हैं तो गर्भकाल छोटा होता है। नवजात के छोटे बड़े होने के कई कारण होते हैं, जो कारणों की वजह से नवजात छोटा बड़ा हो जाता है। प्राय किसी पशु की प्रजाति का आकार जितना बड़ा होगा गर्भकाल उतना ही बड़ा होता है। नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा पशु बड़ा होगा उसका ही गर्भकाल ज्यादा बड़ा होता है। एक ही स्पीशीज में छोटे छोटे कारणों से भी गर्भकाल में हल्का फर्क हो सकता है। यूट्रस में भ्रूण की संख्या जितनी अधिक होगी गर्भकाल उतना ही छोटा होता है। गायों में जेनेटिक कारणों से भी अलग अलग ब्रीड की गायों में गर्भकाल में भी हल्का फर्क आ जाता है। एक होलिस्टन गाय में औसत 279 दिन, जबकि ब्राउन स्विस में 290 दिन का गर्भकाल होता है। होलिस्टन में होता है 279 और ब्राउन स्विस में 290। अब देखते हैं कि पशु और गर्भकाल के बारे में। गाय भैंस में होता है 275 से 290 दिन। घोड़ी में होता है 325 से 345 दिन। भेड़ बकरी में होता है 145 से 155 दिन। हाथी में होता है 630 से 660 दिन। सिंह में होता है 110 से 112 दिन। ऊंट में होता है 334 से 434 दिन। टाइगर में होता है 103 से 110 दिन। तेंदुआ में होता है 93 से 105 दिन। सुअर में होता है 125 से 112 से 125 दिन, 112 से 115 दिन। खरगोश में होता है 30 से 32 दिन। स्त्री में होता है 252 से 274 दिन। ह्यूमन स्त्री में होता है 252 से 274 दिन का। बंदर में होता है 139 दिन। गोरिल्ला में होता है 258 दिन। इसी तरह इन आदि जानवरों में भी देख लेना कि कितने कितने दिन का होता है। अब देखते हो पशु की नस्ल और औसत गर्भकाल कितना होता है। जर्सी 279 दिन, 279 दिन। होलिस्टन 279 दिन। रेड एंड 285 दिन। साहिवाल 285 दिन। थारपारकर 287 दिन। गिर 284 दिन। हरियाणा 288 दिन और राठी 288 दिन। खिल्लारी 287 दिन। होलिकर 290 दिन। कांकरेज 289 दिन। मुर्रा भैंस 310 दिन। भैंसों में सूरती नस्ल के 313 दिन। नागपुरी 305 दिन और थाईलैंड भैंस होती है उसमें 325 दिन का गर्भकाल होता है। ठीक है, इन दिनों को याद रखना है कि कौन से पशु में कितने दिन का गर्भकाल होता है। अब देखते हैं कि अलग अलग प्रजाति में कम उम्र के पशुओं में गर्भकाल छोटा तथा अधिक उम्र की फीमेल में गर्भकाल बड़ा होता है। यदि गर्भ में फीमेल भ्रूण है तो गर्भकाल अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा मेल भ्रूण होने पर गर्भकाल बड़ा होता है। भ्रूण की साइज भी छोटी बड़ी होने से गर्भकाल छोटा बड़ा होता है। भ्रूण का आकार बड़ा होने पर गर्भकाल कम होता है यानी छोटा होता है। वर्ष के दौरान ऋतु भी गर्भकाल को प्रभावित करती है।
वातावरण का टेम्परेचर, न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आदि के कारण भी गर्भकाल प्रभावित होता है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी के समय दुधारू पशुओं को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या बदलाव होते हैं, कि जो टाइम प्रेगनेंसी के समय दुधारू पशु होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बलवा, वेजाइना एंड सर्विक्स। बलवा, वेजाइना और सर्विक्स के बारे में, इन दोनों भागों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। बलवा व वेजाइना में हल्का एडिमा हो जाती है तथा जो जो प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है एडिमा की सूजन बढ़ती जाती है। गाय भैंस में गर्भावस्था के 6ठे महीने पर एडिमा सबसे अधिक होता है, लेकिन घोड़ी में ऐसा नहीं होता। और पशुओं में, गाय भैंसों में गर्भावस्था 6 महीने की हो जाती है, तब जाकर अधिक हो जाता है, और घोड़ी में ऐसा नहीं होता। गर्भावस्था में सर्विक्स की कोशिकाएं म्यूकस छोड़ती है जिससे रास्ता बंद हो जाता है और ब्याने के समय रास्ता खुलने से रस्सी की तरह म्यूकस बाहर आता है। अब देखते हैं यूट्रस, गर्भाशय। गर्भावस्था में बछड़े का आकार बढ़ने के साथ साथ ही यूट्रस का आकार भी बढ़ता जाता है। यूट्रस में ब्लड सप्लाई भी काफी बढ़ जाती है। यूट्रस में भ्रूण स्थापित हो जाने के बाद ब्लड सप्लाई के साथ यूट्रस की मांसपेशियां भी आकार में बढ़ जाती है। यानी यूट्रस में भ्रूण स्थापित होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई के साथ साथ में उसकी जो मांसपेशियां वो भी आकार में बढ़ जाती है। आप देखते हैं ओवेरी। प्रेगनेंसी के दौरान ओवेरी का कार्पस ल्यूटियम सीएल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। सीएल कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन, जो पूरे गर्भकाल में जारी रहता है। घोड़ी व सुअरी में गर्भावस्था के 60 दिन पर सीएल सिकुड़ जाता है और प्लेसेंटा के हार्मोन से गर्भावस्था बनी रहती है। उस टाइम पे सीएल तो सिकुड़ जाता है और प्लेसेंटा की जो हार्मोन्स होते हैं उससे गर्भावस्था बनी रहती है। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का क्या क्या महत्व होता है। प्रेगनेंसी के समय पूरे गर्भकाल तक प्रेगनेंसी के बने रहने के लिए हार्मोन्स का संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। इनमें असंतुलन होते ही एबॉर्शन होने की संभावना अधिक रहती है। पूरे गर्भकाल में इस संतुलन के लिए मां तथा फीटस व प्लेसेंटा के बीच तारतम्य होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का बहुत महत्व होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका बहुत महत्व होता है। शुरुआती अवस्था में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। शुरुआती अवस्था होती है उस टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका लेवल कम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय तक लेवल बढ़ जाता है जो आखिरी समय तक रहता है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन बनता रहता है। यूट्रस में पर्याप्त ब्लड सप्लाई से एस्ट्रोजन आवश्यक होता है। इसी तरह हार्मोन्स बहुत जरूरी है। यूट्रस में भ्रूण के टिके रहने के लिए हार्मोन्स बनते रहना जरूरी है। अगर यूट्रस में भ्रूण टिका रहेगा तो उस टाइम पे हार्मोन्स बनना बहुत जरूरी है। जैसे गाय, भैंस, बकरी में भ्रूण के विकास के लिए ओवेरी का होना भी जरूरी है। ओवेरी का कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है। जो ओवेरी का सीएल होता है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण व प्लेसेंटा का जोड़ स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है जो जरूरी एंजाइम बनाने के लिए आवश्यक होता है। घोड़ी में प्रेगनेंसी के समय 2.5 महीने तक प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहता है। इसके बाद कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ जाता है जिससे इसमें प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, लेकिन प्लेसेंटा द्वारा आवश्यक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन बनने से प्रेगनेंसी बनी रहती है। अब देखते हैं कि प्रमुख रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से हैं।
देखते हो प्रमुख रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। हार्मोन्स फिर कहाँ पे बनता है और इसका क्या कार्य है उसके बारे में देखते हैं। हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन कहाँ बनता है? कार्पस ल्यूटियम में। कार्य क्या है? प्रेगनेंसी को बनाए रखना, स्तनों की ग्रोथ तथा एलएच व एफएसएस हार्मोन बनने को नियमित करना। एलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएस का फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ये कहाँ होता है? फॉलिकल्स व प्लेसेंटा में। इसका कार्य सेक्सुअल व्यवहार, फीमेल में सेक्स लक्षण प्रकट करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थनों की ग्रोथ, एलएच व एफएसएस को नियंत्रित करना, मेल सेक्सुअल व्यवहार तथा स्पर्म बनना। नियंत्रित करना तक ये। अब देखते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये क्या बनता है? टेस्टिज में। इसका कार्य मेल सेक्सुअल व्यवहार तथा स्पर्म बनाना। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन कहाँ होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, ब्रेन। इसका कार्य क्या क्या है? दूध उतारना, पार्सुरेशन करना तथा स्पर्म व ओवम को गति देना। अब देखते हैं एलएच, एडिनोहाइपोफाइसिस। इसका कार्य है ओवुलेशन को उत्तेजित करना, कार्पस ल्यूटियम के कार्य को रेगुलेट करना व स्टेरॉइड बनाने का कंट्रोल करना। अब है देखते हैं एफएसएच कहाँ होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। कार्य फॉलिकल की ग्रोथ, स्पर्म बनाना व एस्ट्रोजन बनाने का कंट्रोल करना। ये इसके कार्य होते हैं हार्मोन्सों के। और ये कार्य भी जरूरी याद रख लेना, हार्मोन कौन सा हार्मोन कहाँ बन रहा है और इसका क्या कार्य है, ये बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या बदलाव आते हैं। शरीर का वजन बढ़ जाता है, अड्र व नाभि के बीच एडिमा की हल्की सूजन आ जाती है, शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन का अनुपात कम हो जाता है। यूट्रस में पलने वाले भ्रूण को पोषण देने के लिए हार्ट द्वारा भी अधिक ब्लड पंप किया जाता है। ये बदलाव आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है? ये होती है जेर, सामान्य नाम जेर। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए भ्रूण व मां के बीच जुड़ाव रहता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण विकास के लिए भ्रूण व मां का जो बीच में जुड़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इस संबंध में मां की ब्लड सप्लाई द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। यूट्रस की अंदर वाली परत से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के साथ में प्लेसेंटा बनता है। भ्रूण व मां का यह जुड़ाव अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार का होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण में कोटिलाइडन टाइप प्लेसेंटा होता है, जो बटन की आकृति के उभार के रूप में एंडोमेट्रियम से निकलते हैं और भ्रूण से जुड़े रहते हैं। गाय की प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में 70 से 120 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं इसमें जेर में, यानी बटन के आकार के होते हैं कोटिलिडन्स। गाय की प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में कितने होते हैं? 70 से 120 होते हैं। इनका वजन राठी नस्ल में औसत 2.5 kg होता है। प्लेसेंटा का वजन एक नवजात बछड़े के शरीर का वजन लगभग 12% होता है। इतना वजन होता है उसमें नवजात का 12%। इसी तरह बकरी व भेड़ में 88 से 96 कोटाइलिडन पाए जाते हैं, लेकिन गाय की तुलना में इसमें आकार छोटा होता है।
सुअरी या घोड़ी में डिफ्यूज तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, जो सलवटों के रूप में मां व भ्रूण का जुड़ाव होता है। घोड़ी में बाद में ये सलवटें कप के रूप में बन जाती है। कुतिया में बिल्ली में जोनरी टाइप का प्लेसेंटा होता है। स्त्री में डिस्क की तरह प्लेसेंटा होता है, जो डिस्क शेप होती है उसकी तरह होता है। अब देखिए डिफ्यूज प्रकार के प्लेसेंटा किन किन में पाए जाते हैं? घोड़ी और सुअरी में। कोटिलिडनरी टाइप की काऊ, गोट और शिप। जोनरी डॉग एंड कैट। डिस्कॉइड होती है मैन एंड मंकी। इस तरह की ये प्लेसेंटा पाई जाती है। प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण को जहां एक और ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर खराब प्रोडक्ट्स भी भ्रूण के शरीर से मां के शरीर द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को सुरक्षा भी मिलती रहती है। जो खराब प्रोडक्ट होते हैं वो उस प्लेसेंटा के द्वारा बाहर भी निकलते रहते हैं एंड बच्चे को भी सुरक्षा मिलती रहती है। प्लेसेंटा निम्न भागों का बना तो है। कौन कौन से भाग है? यॉर्क सैक, एमनियन, एलनटोइस एंड क्रोनियन। जन्म के समय प्लेसेंटा मां के शरीर से जेर के रूप में बाहर निकल आता है। जन्म के समय मां के शरीर से किसके रूप में आता है? जेर के रूप में बाहर आता है। अब देखते हैं भ्रूण विकास, फीटल ग्रोथ की बच्चे की कैसी ग्रोथ होती है। भ्रूण में अंगों के बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भ्रूण को फीटस कहते हैं। भ्रूण में अंग बनने की प्रक्रिया पूर्ण होने से लेकर पार्चुरेशन के समय के बीच के समय को फीटस पीरियड कहते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से फीटस की ग्रोथ होती है। लगभग 2.5 महीने की उम्र पर फीटस में कैल्सिफिकेशन शुरू होता है तथा 6 माह की उम्र पर सारी हड्डियों का निर्माण पूरा हो जाता है। 3.5 महीने की उम्र पर दांत बनने शुरू हो जाते हैं। देखना कि फीटस में क्या क्या ग्रोथ होती है कौन कौन से माह पर, कि 3.5 महीने की उम्र पर दांत बनने शुरू हो जाते हैं। 5 माह की उम्र पर आंखों के आसपास व मुंह पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं और 8 माह की उम्र पर पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं। गाय के नर फीटस में लगभग 4.5 माह की उम्र पर टेस्टिस बॉडी कैविटी में नीचे उतर जाती है, लेकिन नर घोड़े के फीटस में गए जन्म से पहले तक भी ऐसा नहीं हो पाता। गायों में लगभग 100 दिन की प्रेगनेंसी में मेल फीटस का वजन फीमेल फीटस की तुलना में अधिक होता है। 9 माह 9 दिन की प्रेगनेंसी में फीटस का आधा वजन 7 माह में होता है और बाकी का आधा वजन बच्चे हुए 2 माह में होता है। ठीक है, इसमें ये होता है। फीटस के विकास व ग्रोथ के साथ ही प्लेसेंटा व यूट्रस का आकार भी बढ़ता जाता है। जन्म से कुछ समय पहले फीटस को घेरे रहने वाली फीटस फ्लूइड बैग का वजन लगभग 15 केजी तथा प्लेसेंटा का वजन 3 केजी होता है। पूरे गर्मी काल में यूट्रस का वजन लगभग 1 से 10 केजी हो जाता है। अब देखते हैं गर्भावस्था के दिन फीटस सहित यूट्रस का वजन और प्लेसेंटा का वजन व फीटस या भ्रूण का वजन 0 से 30 दिन की होती है। जब गर्भावस्था के टाइम उस टाइम फीटस व यूट्रस का वजन होता है 0.9 केजी। प्लेसेंटा का वजन होता है 4.5 ग्राम। फीटस या भ्रूण का वजन होता है 0.5 ग्राम। गर्भावस्था के 30 से 60 दिन फीटस का होता है 1.5 केजी। प्लेसेंटा का 49.5 ग्राम और फीटस या भ्रूण का वजन होता है 5.5 ग्राम। 60 से 90 दिन 2.5 केजी।
प्लेसेंटा को होता है 0.5 ग्राम, फीटस या भ्रूण का होता है 72.5 ग्राम। 90 से 120 दिन 4.0 kg, प्लेसेंटा को होता है 700.0 ग्राम, फीटस या भ्रूण का होता है 1.5 kg। 120 से 100 हो गया 150 से 180 दिन 14.5 kg, और फिर प्लेसेंटा का वजन होता है 1.5 kg, फीटस या भ्रूण का होता है 3.8 kg। अब जो 180 से 210 दिन, फीटस सहित यूट्रस का वजन होता है 24.5 kg, प्लेसेंटा का वजन होता है 2.5 kg, भ्रूण का होता है 9.5 kg, वह 17.5 kg। 240 से 270 दिन, फीटस सहित यूट्रस का वजन होता है 53.8 kg, प्लेसेंटा होता है 3.4 kg, फीटस या भ्रूण का होता है 28.5 kg। 270 से 300 दिन, फीटस यानी यूट्रस का वजन होता है 67.9 kg, प्लेसेंटा को 3.7 kg, और भ्रूण का होता है 40.0 kg होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे मेन बात, जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस वो किस तरह होते हैं। उन स्पीशीज में जिनमें प्राय एक बार में एक ही नवजात पैदा होता है, उनमें भी कभी कभी जुड़वा पैदा हो जाते हैं। गाय भैंस की अपेक्षा भेड़ बकरी में ऐसा अधिक होता है। घोड़ी में यदि जुड़वा विकसित होते हैं तो प्राय अबॉर्शन हो जाता है। गायों में अलग अलग ब्रीड में 5.4% जुड़वा होने की संभावना रहती है। जर्सी की तुलना में होलिस्टन में जुड़वा होने की संभावना अधिक रहती है। होलिस्टन में ये ज्यादा होता है जुड़वा बच्चे की। गाय भैंसों में जुड़वा होना लाभदायक नहीं होता क्योंकि इनमें अधिकतर कमजोर बछड़े पैदा होते हैं जो मुश्किल से ही जी पाते हैं। भेड़ों में न्यूट्रॉन का स्तर अच्छा रहने से जुड़वा मेमने होने की संभावना अधिक रहती है। ओवेरी व अन्य रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, सिस्टिक ओवेरी आदि में हार्मोन थेरेपी के बाद जुड़वा होने की संभावना अधिक रहती है। किसकी वजह से? कि ओवेरी व अन्य रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स या सिस्टिक ओवेरी आदि में हार्मोन थेरेपी के बाद जुड़वा होने की संभावना अधिक रहती है। ज्यादातर जुड़वा एक ही स्ट्रेस साइकिल के दौरान दो अंडों के निकलने तथा उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाने के कारण होता है। इसे डाइजाइगस जुड़वा कहते हैं। जुड़वा एक ही सेक्स या मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। प्राय जुड़वा एक जैसे ही हो सकते हैं, ये नहीं कि वो अलग अलग, एक जैसे भी हो सकते हैं। कुछ जुड़वा एक ही अंडे के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट के दो भागों में बट जाने से पैदा होते हैं। इसे मोनोजाइगस जुड़वा कहते हैं। ऐसे जुड़वा हमेशा एक ही सेक्स के होते हैं। ऐसे जुड़वा शक्ल, जीन आदि में एक जैसे होते हैं। स्त्रियों में प्राय 30% जुड़वा मोनोजाइगस टाइप के होते हैं तथा गाय भैंस में 10% जुड़वा मोनोजाइगस टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसा जुड़वा अधिकतर गर्भकाल में ही मर जाते हैं। इन कारणों से गाय भैंसों में मोनोजाइगस टाइप जुड़वा का जन्म बहुत कम होता है। यानी ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं उनमें जन्म बहुत कम होता है, वो पहले ही मर जाते हैं उसमें शरीर के अंदर ही। ठीक है, और ये कैसे होता है? कैसे होता है? ज्यादातर के स्ट्रेस साइकिल के दौरान दो अंडे के निकलने तथा उनमें फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है।